हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है वो 7th क्लास जो कक्षा 7वीं है उसका इतिहास का वर्तमान जो है ना, इतिहास से वर्तमान जो है उसका चैप्टर 1, ठीक है, अध्याय 1, जिसका नाम है कहाँ कब और कैसे, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, ठीक है। और ये नोट्स के साथ यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हो वीडियो में, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दिया गया है कहाँ कब और कैसे। ये कक्षा 7वीं है, पार्ट 1 है, यानी कि अध्याय 1 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है। और जितना हो सके यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कि हिंदुस्तान नाम, यहाँ पे देखिए पहला नाम क्या दिया गया है, ये वाला। हिंदुस्तान नाम जो है 13वीं शताब्दी के बाद प्रचलित हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान नाम जो भारत का नाम है हिंदुस्तान, वो 13वीं शताब्दी के बाद प्रचलित हुआ था, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, तुर्क तुर्क जो था उसका वंश के स्थापना कब हुआ था, तो उनका वंश का स्थापना 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तुर्क वंश का 13वीं शताब्दी में उसका वंश का स्थापना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उप महाद्वीप के लिए किया था। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था, बाबर था। और बाबर ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और वो किसने किस लिए किया था, तो जो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था, ठीक है, उपमहाद्वीप के लिए किया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है मुगल सत्ता। यहाँ पे देखिए मुगल सत्ता का सर्वाधिक विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी के जो अंतिम जो वर्ष था उसमें हुआ था, ठीक है। बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ था। यानी कि देखिए, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मुगल सत्ता का जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंतिम जो वर्ष था उसमें हुआ था। बाबर के वंशज जो थे औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या किया, ये वाला ये टॉपिक क्या है कि बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, तो बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। और जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, तो मिनहाज ए सिराज ने नाम के नाम के एक व्यक्ति ने किया था। यानी कि बिहार जो शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में हुआ था। और जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, तो मिनहाज ए सिराज नाम के एक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे दे यहाँ पे कि बौद्ध जो थे बिहार की भूमि को आज ए बिहार के नाम से नाम दिया था, ठीक है। यानी कि बौद्ध जो थे वो बिहार की भूमि को क्या नाम दिए थे, आज ए बिहार, ठीक है, बौद्ध ने दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो दिया है टॉपिक, यहाँ पे कहा गया मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन क्या कृषि पर आधारित था, ठीक है, कृषि पर जीवन आधारित था, ठीक है। यानी कि मध्ययुगीन जो भारत का उसका आर्थिक जो जीवन था वो किस पे अति था, आधारित था, कृषि पर। लेकिन इसके साथ साथ अन्य छोटे छोटे गतिविधियों भी थे। यानी कि कृषि के साथ साथ और छोटे छोटे मतलब जो कुछ गतिविधियाँ भी थे जिन पर क्या था, उनका आर्थिक जीवन क्या आधारित था, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है यहाँ पे इस टॉपिक में कि कुआं से पानी बाहर निकालने के लिए अर्घट का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अर्घट का प्रयोग किया जाता था, किसका, अर्घट का प्रयोग, अर्घट कहिए या उसको घटी कहिए, अर्घट या घटी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसके जगह पे क्या रहट का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। यानी कि कुआं से पानी निकालने के लिए पहले अर्घट का प्रयोग या घटी का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में इसे रहट का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला टॉपिक में दिया गया है कि 13वीं शताब्दी के बाद वस्त्र उद्योग क्षेत्र में धागों की कताई के लिए चरखा का प्रयोग होने लगा। यानी कि 13वीं शताब्दी जो था, 13वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, चरखा का प्रयोग करने लगा, ठीक है, चरखा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। किसको, धागे जो था ना कताई करने के लिए, ठीक है, जिससे वस्त्र बनाया जाता था, ठीक है। और ये जो था, ये चरखा जो थे कौन लेके आए थे, तो भारत में चरखा जो थे मुसलमान लेके आए थे, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे दिया गया है, यहाँ पे इस टॉपिक में देखिए क्या क्या है कि
जो था ना तकली से सूत काटने में ज़्यादा समय लगता था, इसीलिए चरखा बनाया गया। यानी कि चरखा बनाया गया, क्यों बनाया गया, चरखा का प्रयोग क्यों होने लगा, क्योंकि जो सूत जो काटना था पहले, जो सूत काटा जाता था वो क्या चीज़ से, तकली से काटा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, तकली से काटा जाता था, जो काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। ठीक है, इसीलिए चरखा का प्रयोग होने लगा। और अगर टॉपिक देखिए क्या कहा गया कि लिखने के लिए भात में लोग पहले तार के पत्ते का प्रयोग करते थे। यानी कि जैसे अभी हम कॉपी पर लिखते हैं ना, उसी प्रकार पहले लिखने के लिए क्या जाता था, तार के पत्ते पर लिखा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब तुर्को जब हाथ में आया ना, तो क्या हुआ, वो लिखने के लिए कागज़ का उपयोग होने लगा। जब से तुर्को जब हाथ आया था, ठीक है, उस समय से क्या हुआ, उस समय से लिखने के लिए कागज़ का उपयोग होने लगा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखो दोस्तों, आगे दिया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले कागज़ जो है वो 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। कब से, 100 ईस्वी के आसपास से चीन में बनाया गया था। कौन, क्या बनाया गया था, कागज़ बनाया गया था। ठीक है, कागज़ बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, भारत में कागज़ का उपयोग क्या हुआ, वो 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। ठीक है, और आगे देखिए, आगे टॉपिक क्या कर रहा है कि 13वीं शताब्दी के आसपास क्या है, समुद्री जहाज़ों पर क्या था, चुंबकीय कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक का प्रयोग हो रहा था। यानी कि पहले 13वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के आसपास में क्या होता, जहाज जो था, जो पानी में चलता था जहाज, उसको दिशा सूचक के लिए उस पर क्या होता था, चुंबकीय कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र उस पर लगाया जाता था कि जहाज किस दिशा में जा रही है, इसको पता लगाने के लिए। ठीक है, देखिए आगे टॉपिक क्या दिया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान, यहाँ नाम याद रखिए, सुल्तान फिरोज शाह। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह ने दिल्ली के फिरोजाबाद में, दिल्ली के में एक स्थान है जिसका नाम फिरोजाबाद है, में एक मीनार पर क्या किए थे, अनेक नक्षत्र घड़ी थे, नक्षत्र घड़ी। ठीक है, बहुत सारे नक्षत्र घड़ी लगाए थे, एक धूप घड़ी लगाए थे, और एक क्या लगाए थे, और एक जल घड़ी लगाए थे। किस लिए लगाए थे, तो सही समय को सूचक के लिए। ठीक है, कि ताकि समय सही से हमें समय का पता लग सके, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टॉपिक में कहा गया है कि घोड़ों पर जमकर बैठने के लिए क्या है, लोहे का रकाब का आविष्कार किया गया। यानी कि जो घोड़े पे इस तरह बैठते हैं तो वो बैठने में मतलब क्या है, परेशानी होती है, इसीलिए वो पर बैठने के लिए एक रकाब बनाया गया था, जो लोहे का बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या टॉपिक कहा गया। आगे यहाँ पे कहा है कि घोड़े के खुर को बचाने के लिए, लोहे का नाल, यहाँ पे लोहे का नाल का आविष्कार हुआ था। यानी कि घोड़े अधिक चलते थे तो उनके जो खुर थे ना वो खराब हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनके खुर को रक्षा करने के लिए एक लोहे का नाल बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले, देखिए आगे क्या दिया गया। देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि अरब के साथ एक नई धर्म, किसके साथ, अरब के साथ एक नए धर्म जिनका नाम क्या था, इस्लाम का आगमन हुआ। ठीक है, भारत में, यानी कि भारत में जो थे अरब के साथ एक नया धर्म आया, इस्लाम। और इस्लाम धर्म क्या कहते हैं, लोग ये मानते थे ना कि ईश्वर एक ही है। इस्लाम धर्म के लोग क्या मानते थे कि ईश्वर एक ही है, जो अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह है। ठीक है, और इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे, मुसलमान कहलाते थे। ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे टॉपिक जो दिया गया, ये वाला टॉपिक कि हजरत मोहम्मद अल्लाह, यानी कि अल्लाह के पैगाम जो लाते थे ना, उसको पैगंबर कहा जाता था। यानी कि अल्लाह के जो संदेश या पैगाम जो लाते थे उनको क्या कहा जाता था, पैगंबर कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहा गया है कि मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। यानी कि जो मुसलमान जो लोग होते हैं वो किसको, कुरान शरीफ को अपना क्या मानते हैं, धर्म मानते हैं, उसी को ग्रंथ मानते हैं, उसी को पथ प्रदर्शक भी मानते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अरब के लोगों का प्रमुख पकवान क्या है, इनके अरब के लोगों का प्रमुख पकवान क्या है, तो उनका अरब के लोगों का प्रमुख पकवान कोरमा है, फिरनी है, बिरयानी है जो हम खाते हैं, और ऊपर से पुलाव जो है वो सब क्या है, अरब के लोग का प्रमुख पकवान है। ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों को मिलती जुलती रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, ये सब का परंपरागत विकास को क्या कहा जाता है, गंगा यमुना संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अलग जो क्षेत्र होते हैं उनके जो रहन सहन जो मिलती जुलती होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, हम गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अरब के एक व्यक्ति अब्दुल जिल्ला ने अरब गीत
जो है अरबी गीत में भारत का प्रशंसा किया है। यानी कि अरब के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अबू क्या था, अबू जियल जिला जी अबू जिला ने अरब भाषा में भारत का प्रशंसा किया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है कि देखिए ये तो हो गया अरब वाला, और यहाँ पे दिया गया है कि माती देवी जो जैसे माती देवी के लिए जो क्या होता था, जो तंत्र मंत्र होता था, उसका विकास कब होता है, उसका विकास इस 7वीं शताब्दी में हुआ था, 7वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 7वीं शताब्दी में। आगे देखिए कहा गया है कि मुसलमान जो संत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सूफी संत कहा जाता है। मुसलमान के संत को सूफी संत कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि पटना जिला के मनेर में हजरत शरफुद्दीन अहमद सूफी संत थे। सूफी संत यानी कि मुसलमानी संत को सूफी संत कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे और आगे टॉपिक दिया गया है कि राजपूत जो सब थे है उनके अंतर्गत क्या कहते हैं, उनके अंदर राजा आते हैं, सामंत आते हैं, सैनिक आते हैं और सेनापति आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो टॉपिक दिया गया है, चेरो वंश ने बिहार के शाहाबाद जिला, सारण जिला, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिला में क्या किया था, अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। इस वंश ने चेरो वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। आगे देखिए कहा गया, और ये आगे यहाँ पे कहा गया है कि शाहाबाद जो जिला था, शाहाबाद जिला जो है उसके चैनपुर पर गांव, उनके एक गांव था जिनका नाम चैनपुर है, उस पर बाघमल नाम के चेरो सरदार का कब्जा था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बाघमल जो चेरो सरदार जो थे उनके 2 बेटे थे, ठीक है। पहला क्या था, चांद था और दूसरा मुंड था, ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्या है, यानी कि चैनपुर में क्या है, 2 मंदिर भी है जिनके नाम चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी है, जो चांद और जो बाघमल के दोनों बेटे चांद और मुंड के नाम पर रखा गया है। आगे देखिए आगे क्या कहा गया, आगे क्या गया है कि जो चट्टान, पत्थर और ताम्रपत्र पर लिखा गया होता है ना, उसे अभिलेख कहते हैं। यानी कि जो चीज़ मतलब लिखा गया था, जो चीज़ ना चट्टानों पर, पत्थर पर या ताम्रपत्र पर सब लिखा गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टॉपिक है, ये राजा द्वारा जो आदेश पत्र निकलते थे उसे क्या कहा जाता है, उसे फरमान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो पहले राजा द्वारा जो आदेश पत्र कोई चीज़ के लिए निकाला जाता था उसे क्या कहते थे, फरमान कहा जाता था, ठीक है। और ऐसे फरमान जो है ना औरंगजेब के शासन काल से संबंधित शेख फैजुल्लाह को प्रदान किया गया था। यानी कि ऐसे जो क्या होता था, ऐसे जो फरमान थे वो किसको, औरंगजेब के शासन काल से संबंधित था, जो किसको मिला था, शेख फैजुल्लाह को प्रदान किया गया था, ठीक है। जिसमें कहा गया था कि जो भूमि है उस पर क्या है, उसका नियंत्रण किसका होगा, राजा का होगा। राजा के बाद उसका क्या होगा, शेख फैजुल्लाह को होगा, और शेख फैजुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके वंशज को होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कहें कि बाद जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।